नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस एपिसोड में भाषा की परिभाषा के बारे में समझेंगे। उत्तर आरंभ करते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिज्ञ और व्याकरण आचार्य भर्तृहरि ने ठीक कहा है कि संसार में ज्ञात ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो शब्द का आश्रय न लेता हो। समस्त ज्ञान शब्द से ही उत्पन्न हुआ भाषित होता है। यहाँ पर शब्द भाषा का ही द्योतर है। मानव जीवन का समस्त चिंतन, विचार, विनिमय भाषा की अटूट शक्ति पर ही टिका हुआ है। मनुष्य का सामाजिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैश्विक, वैज्ञानिक विकास भाषा के कारण ही संभव हो पाया है। पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा एक विरासत के रूप में हमने प्राप्त की है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हमने नहीं बनाया, बल्कि जब से मानव ने आंखें खोली तब से स्वयं को संप्रेषण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ पाया। इसी भाषा के बिना समस्त समाज गूंगा रहा या रहता। निश्चयतः भाषा के महत्व के विषय में आचार्य दंडी का कथन है कि यदि संसार में शब्द अर्थात भाषा रूपी ज्योति का प्रकाश न होता तो त्रैलोक्य अंधकारमय हो जाता। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष या भास धातु से हुई है, जिसका अभिधारित है या अर्थ होता है कि कहना यानी व्यक्त। वाक मतलब होता है वाक्ताया वाची। निश्चयतः वर्णों अर्थात अक्षरों में व्यक्त होने के कारण ही वाणी को भाषा कहा गया है। इसका आधार भौतिक व मानसिक है। मानसिक आधार तो आचार्य पाणिनि ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कोट है कि बुद्धि से विभिन्न विषयों को जानकर आत्मा उन्हें प्रकट करने के लिए मन को आज्ञा देती है। तदुपरांत मन शारीरिक शक्तियों और शारीरिक शक्ति प्राणवायु अर्थात ध्वनि को प्रेरित करता है। इसी भांति भौतिक आधार में सुख से ध्वनि का उत्पन्न होकर अर्थात श्रोता को सुनाई पड़ता है। एक भौतिक व्यापार है जिसमें श्वास, मुख, तालु, कंठ, जिह्वा, ओष्ठादि अंग सक्रिय बनते हैं। इन्हीं से ध्वनि संकेत अर्थात अक्षरादि उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः लोक जीवन में भाषा शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुआ मिलता है। शास्त्रीय, पारिभाषिक और लक्षणात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि भाषा में ध्वनि संकेत होते हैं जो रूढ़, परंपरागत और नवीन होते हैं। इस आधार पर भाषा का प्रयोग दो दृष्टियों से किया जा सकता है, एक व्यापक अर्थ में, दूसरा संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में भाषा का प्रयोग मनुष्य की भाषा से लेकर पशु पक्षियों की बोलियों तक किया जाता है। भाषा के व्यापक अर्थ में बाबूराम सक्सेना के अनुसार भाषा की परिभाषा इस प्रकार है कि वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है। इसका तात्पर्य है कि संसार के विभिन्न प्राणी अपने भावों, विचारों, इच्छाओं में प्रकट करने हेतु ऐसे अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के साधनों में मुख से निकली ध्वनियों के अतिरिक्त शारीरिक अंग प्रत्यंगों की विभिन्न चेष्टाएं आदि सम्मिलित हैं, जैसे हाथ, आँख आदि का इशारा। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जिस भाषा का अध्ययन करते हैं वह मौखिक व लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा का अध्ययन करना संभव नहीं है। इस प्रकार भाषा के तीन रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। डॉक्टर P.D. गुने के शब्दों में ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। जिस रूप में भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन या विश्लेषण करता है वह उसका संकुचित या सीमित रूप कहलाता है। एक भाषा वैज्ञानिक का मुख्य अभिप्राय मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सार्थक ध्वनि समष्टि से है, न कि निरर्थक ध्वनियों या सांकेतिक चिन्हों से। कहा जाता है कि मानव सुख से निःसृत
ऐसी सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा कहलाती है जिसका अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन किया जा सके। भाषा और मनुष्य का इतना घनिष्ठ संबंध होते हुए भी भाषा के वास्तविक स्वरूप को लेकर विश्व के विभिन्न विद्वानों विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भाषा की परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें दो वर्गों में देखा जा सकता है, एक भारतीय, दूसरा पाश्चात्य। भारतीय को दो उपवर्गों, एक संस्कृत और हिंदी में रखा जा सकता है। भारतीय परिभाषाओं में पहला है संस्कृत विद्वान, जिसमें पहला आते हैं पतंजलि। वो कहते हैं भाषा के लिए कि वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भर्तृहरि ने कहा है कि शब्द व्यापार अर्थात भाषा दो बुद्धियों के मध्य आदान प्रदान का माध्यम है। इन्होंने शाब्दिक विचार विनिमय को भाषा कहा है। हिंदी विद्वान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह को भाषा कहते हैं। द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार मुख से उच्चरित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की समष्टि को भाषा कहते हैं, जो विचार विनिमय का माध्यम है। देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार एक यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली जिसे मनुष्य विचार विनिमय के लिए प्रयोग करता है, उसको भाषा कहते हैं। सरयू प्रसाद अग्रवाल के अनुसार भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिससे मानव समाज अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है। अगला है पाश्चात्य परिभाषाओं के अनुसार। परिभाषाएं जो हैं उनमें पहला है प्लेटो के शब्दों में, यद्यपि भाषा मूलतः प्रकृति पर आधारित थी किंतु बाद में परंपरागत मान्यता द्वारा उसका रूप परिवर्तन हो गया है। विचार आत्मा की मुख बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्लॉक तथा ट्रैगर के अनुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे कोई सामाजिक समुदाय परस्पर सहयोग करता है। मैक्स मुलर के अनुसार भाषा मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी सहायता से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं। भाषा विषयक उपर्युक्त परिभाषाओं के विहंगावलोकन से स्पष्ट हो जाता है, जिनमें कुछ परिभाषाएं भाषा के अर्थ को तो कुछ भाषा के लक्षणों को स्पष्ट करती हैं। इन परिभाषाओं से कुल मिलाकर भाषा का स्वरूप अनेकांशों में स्पष्ट हो जाता है। इसी परिभाषाओं के आलोक में भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। भाषा मानव द्वारा प्रयुक्त वह वाचिक साधन है जिसके बिना संपूर्ण वाग्मय की कल्पना नहीं की जा सकती तथा जिसके अंतर्गत सार्थक, व्यवस्थित, अनुशासित, रूढ़ ध्वन्यात्मक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जो कालातीत है और आगामी काल की सूचक भी है। भाषा के अंतर्गत जिन ध्वन्यात्मक रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है वे निरर्थक नहीं होते। निरर्थक ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। ये प्रतीक एक निश्चित व्यवस्था का अनुशासित रूप में अनुसरण करते हैं। जैसे राम घर जाता है, यहाँ कर्ता कर्म क्रिया की व्यवस्थित संरचना का प्रयोग किया गया है। भाषा के अंतर्गत जिन सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है वे परंपरागत होते हैं, इसलिए हम कांच के ग्लास में रखे अलग अलग द्रव्य पदार्थों को देखकर पहचान जाते हैं कि अमुक का नाम पानी है तो दूसरे का नाम दूध, तीसरे का जूस, चौथे का शराब। भाषा विषयक मूलभूत बातें ध्यान देने योग्य हैं। भाषा ध्वनि है पहला, दूसरा भाषा व्यवस्था है, तीसरा भाषा विचार विनिमय का साधन है। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि भाषा ध्वनि है। मनुष्य की वागेंद्रियों से उच्चरित ध्वनियाँ ही ध्वनि प्रतीकों के रूप में भाषा में प्रयुक्त होती है। यह ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं जो कि व्यवस्था के रूढ़ होते हैं। इन ध्वनि प्रतीकों का आंतरिक संरचना में संबंध इच्छा से माना हुआ होता है।
उसी में वह बोली या समझी जाती है। यदि ऐसा कोई तार्किक संबंध होता तो सभी भाषाओं में किसी भी एक शब्द के लिए उसी शब्द का ही समान प्रयोग होना चाहिए था, परंतु वस्तु स्थिति भिन्न है क्योंकि सभी में भिन्न दो ध्वनि प्रतीक होते हैं। ये प्रतीक हमारी मानसिक संकल्पना के साथ जुड़े होते हैं। दूसरा था कि भाषा व्यवस्था है। प्रत्येक भाषाओं की अपनी अपनी अवस्था होती है जिससे प्रत्येक काल का वाक्य उसी काल का ही समझा जाता है। यह व्यवस्था वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि स्तर पर होती है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तीसरा था भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा का प्रयोग सदैव विचार विनिमय के लिए किया जाता है। मानवीय भाषा ही सर्वाधिक प्रभावशाली सक्षम व्यवस्था है। इसी के कारण वैज्ञानिक विकास संभव है। प्रत्येक भाषा का अपना एक समाज होता है, उसी में वह बोली और समझी जाती है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि डॉक्टर भवरनाथ तिवारी के शब्दों में कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक निश्चित प्रत्यन के फलस्वरूप मनुष्य के वाग्वयवों से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। आज के इस एपिसोड में इतना ही रहा। अब अगले एपिसोड में हम लोग अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।